वाह, साउंड चेक कर लो एक बार। हेलो हेलो हेलो, ओके है। पिक्चर क्वालिटी और देखना। डन है, करें, स्टार्ट करें। हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से आए, फटाफट से जुड़े। आपका गुरु आ चुका है, आप सभी लेट हैं, फटाक से आए, फटाफट आए। एंड डियर शेयर कर दो जल्दी से, फ्रेंड्स को बता दो मैं आ चुका हूं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दूसरा, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना डियर, आज का जो सेशन है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है मैं बताता हूं। आज मैं आपको वोकैब कराने वाला हूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बट मैं ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैब भी कराऊंगा, प्लस साथ साथ ये बताऊंगा इनको एग्जाम में कैसे टैकल करना है। जब आपके पास एग्जाम में एक वो फ्रेज देगा और उस फ्रेज की जगह आपको 4 ऑप्शंस नजर आएंगे, आप कई बार एग्जाम में ये कंफ्यूज हो जाते हो लेकर कि कौन सा ऑप्शन सही है। सर मुझे ये भी लग रहा था, ये भी लग रहा था। ये चीजों को लेकर कंफ्यूजन मैं दूर करूंगा। दूसरा, कई बार एग्जाम में आप किस तरीके से फेस करोगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस, किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं वो आपको कराऊंगा। मतलब आज हमारे पास 2 धमाके हैं। हम ये भी सीखेंगे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को एग्जाम में सोल्व कैसे करना है, और ये भी सीखेंगे कि उनका मीनिंग क्या है। सो वोकैब के साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी हाथ चलेगी। हर सेशन में मैं कुछ करता हूं कि कुछ ना कुछ आपके लिए नया लेके आऊं वोकैब सेशन में। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबके लिए गुड न्यूज है, वो क्या है बताता हूं। आप सभी वोकैब को लेकर बहुत सीरियस हो, जो अपने आप में बेहद अच्छा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश में आपको अगर 100% मार्क्स स्कोर करने हैं, सो ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों को ही आपको रेस्पेक्ट करके चलना होगा। बच्चा ज्यादा ध्यान कहाँ रखता है? ग्रामर। ज्यादा ध्यान रखो ग्रामर पर डियर, और आपसे ज्यादा तो मैं रखता हूं ग्रामर पे ध्यान। आपको पता है मेरा, जब मैं क्लास में कराता हूं तो एक छोटे छोटे टॉपिक को भी कितना ज्यादा एक्सप्लेन करके मैं ग्रामर में कराता हूं। बट उतना ही ध्यान मैं आपका कहां खींच रहा हूं? वोकैब, कि इसको भी बहुत ध्यान से करो, और एक एक वर्ड को मैं पूरा एक्सप्लेन कर करके आपको करा रहा हूं, ताकि मेरा कोई भी स्टूडेंट 100% से नीचे मुझे चाहिए ही नहीं इंग्लिश में। क्लियर हो गया डियर? चलिए फटाफट से आए जो नहीं आए हैं। और आज प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे हाथ जोड़ के कि कमेंट पर कम ध्यान रखना। टेक्निकल सेशन है, मेरे साथ साथ समझते हुए चल लेना। क्लियर है जी? सो आज की रात भी आज हमारी फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे जाएगी, और टेक्निकल क्लास आज की है। क्लियर है डियर? स्टार्ट करें। मार्कर्स मेरे को दे दो। थैंक यू। इंक है ना? चलिए जी, देखो मेरे भाई, आज वोकैब में मैं पहले क्वेश्चन आपके सामने लिखूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जो एग्जाम में आ चुका है, और आपको यह भी बताऊंगा किस किस टाइप के क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एग्जाम में दिए जाते हैं, और कैसे कैसे आपको उनको सॉल्व करने की अपनी अप्रोच रखनी चाहिए। आज आपका गुरु आपके साथ मिलकर इन बातों पे चर्चा करेगा। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। डियर, मैं कमेंट पे बहुत कम ध्यान दूंगा, ठीक है, पढ़ाने पे ज्यादा। सो प्लीज कमेंट पे आप लोग भी कम ध्यान देना। आप भी रात में बैठे हैं टाइम लेके, मैं भी आया हूं, दोनों भाई मिलकर बहुत अच्छा आज करने वाले हैं। ठीक है जी? चलो देखो डियर, सपोज करो मैंने एक एग्जाम का क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया, फिर बताता हूं इनका टाइप क्या है। सो आज हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, और एग्जाम में आपको उन्हें कैसे सॉल्व करना है, और साथ साथ क्या कर लेंगे? अपनी वोकैब। देखो जी, किस टाइप का क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम में वो देता है एग्जामिनर। ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। पहले मैंने लिखा सडन एंड वायलेंट चेंज। चेंज लिख लेते हैं, ठीक है? कमेंट पे नहीं ध्यान दो, अब स्टार्ट हो चुका है सेशन। सडन एंड वायलेंट चेंज। अब एग्जैक्टली है क्या कि जब हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, जब इन स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, सो इस स्टेटमेंट के लिए आपको, इस स्टेटमेंट बोलूं तो मैं टेक्निकल इसको फ्रेज बोल दूंगा डियर। आपको पता है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फ्रेज। सो इस फ्रेज के लिए आपको सब्स्टिट्यूट करना है एक वर्ड। ऑप्शन दिए गए एग्जाम में, पहला ऑप्शन, ध्यान से सुनो, मैं इनको पढ़ नहीं रहा क्योंकि मैं इनको थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा, जानबूझ के नहीं पढ़ रहा, वही तो टाइप ऑफ क्वेश्चन मुझे बताना है आपको। सेकेंड ऑप्शन दिया गया, ठीक है जी, थर्ड ऑप्शन दिया गया, और आपके लिए फोर्थ ऑप्शन दिया गया। बातचीत नहीं मेरे भाई, कमेंट्स में मार खाओगे तुम। ये 4 ऑप्शन है। अब देखो एग्जामिनर क्या चाह रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन वो देता है। ध्यान रखना, अगर मैं इन चारों वर्ड की
प्रोनाउंसिएशन की बात करूंगा, साउंड की बात करूंगा, तो एकदम मिलती जुलती साउंड करेंगे। मीनिंग चारों के अपने अपने अलग अलग मीनिंग है, बट साउंड चारों एक तरीके से बिल्कुल सेम सेम करेंगे। चलो आप और मैं मिलकर एक बार पढ़ते हैं एक एक वर्ड को। ये देखो क्या लिखा हुआ है, कैटेकिज्म। कैटेकिज्म, अगर मैं इसको पढ़ता हूं तो ये क्या लिखा हुआ है, कैटाक्लिज्म। कैटाक्लिज्म, अगर मैं इसको पढ़ूं तो कैटालिसिस। कैटालिसिस, अगर इसको पढ़ूं तो कैटाकॉम। अब देखो चारों वर्ड की साउंड आपस में क्या कर रही है, मैच। एक और बार पढ़ लेते हैं। मैंने बोला, इसको मैंने क्या पढ़ा, कैटेकिज्म, इसको क्या पढ़ा, कैटाक्लिज्म, इसको क्या पढ़ा, कैटालिसिस, और इसको क्या पढ़ा, कैटाकॉम। चारों की साउंड आपस में मैच है। बच्चा पजल कैसे कर जाता है, कई बार जब वो रट्टा मारता है ना, जो रट्टे मार के जाते हैं ना स्टूडेंट, वो यहां पजल करते हैं, उनको साउंड मैच होती नजर आती है। यही एग्जामिनर चाहता है कि जो रट्टे वाला बच्चा है वो फेल हो जाए, वो आगे सक्सीड ना कर पाए। बट आप समझदार बच्चे हैं, आपको क्या करना है, सबको आपने पढ़ तो लिया ही, आपको इनके मीनिंग का डिफरेंस रखना है। इसीलिए मैं कहता हूं जब भी वो कैब याद करो, तसल्ली से करो, रट्टेबाजी या फुर्ती में मत करो। क्लियर हो गया? चलो जानते हैं एक एक वर्ड को। और ये बहुत टेक्निकल वर्ड हैं, देखना टेक्निकल वोकैब एग्जाम में आती है डियर, और टेक्निकल वोकैब याद करने की हैबिट रखो आप लोग। हम क्या करते हैं ना, वोकैब याद करते टाइम इजी इजी करते रहते हैं, पेपर में इजी भी आएगी और आपकी टेक्निकल भी आएगी, टेक्निकल में आप फेल, और फिर से हमारा सपना अधूरा कि हमें इंग्लिश में 100% स्कोर करना है। इसलिए ध्यान दो। यहां देखो पहला वर्ड, वन बाय वन जानते हैं इन वर्ड को। मैंने बोला कैटेकिज्म। अब कैटेकिज्म जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, और मीनिंग से पहले उसको जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। देखो कैटेकिज्म अपने आप में एज अ नाउन ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज होता है। कैटेकिज्म अपने आप में एज अ नाउन ही यूज होता है। आंसर अपने आप आएगा डियर यहां से, फिर क्लियर है। कैटेकिज्म एज अ नाउन यूज होता है। सर इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये एक बुक की या समरी आप बोल सकते हो, ये बुक या एक समरी होती है जिसमें जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसके बारे में लिखा हुआ होता है, उस रिलीजन के बारे में लिखा होता है क्वेश्चन आंसर्स करके। जैसे होता है ना, आप देखते हो कि किसी भी धर्म के लिए हमने कोई क्वेश्चन किया, उसका कोई आंसर आया, हमने इस के लिए क्वेश्चन किया, उसका कुछ आंसर आया। सो ये एक ऐसी बुक या एक ऐसी समरी होती है जिसमें क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसके बारे में लिखा हुआ होता है, बट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। उसको हम बोल के चलते हैं कैटेकिज्म। तो दिमाग में बैठा क्या होता है, मैंने बोला ना टेक्निकल है ये वोकैब आज की। सो मैंने इसको बोलने की कोशिश की, ये अपने आप में एक क्या है, समरी है। समरी है किसकी, समरी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ, सिद्धांत आप कह सकते हो, या उसके बारे में आप कह सकते हो। कौन सा रिलीजन बोला था मैंने बेटा, कमेंट पे नहीं ध्यान दो, फिर छूट जाएगा। आप बोलो, 12 बोलोगे कमेंट में, फिर रिपीट करो, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देना। हमने रिलीजन यहां लिखा, रिलीजन लिखा क्रिश्चियन रिलीजन, तो समरी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। क्लियर हो गया? और इन द फॉर्म ऑफ, मैंने क्या बोला, इन द फॉर्म ऑफ, ये भी लिख के चलना, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं कैटेकिज्म। अब ध्यान देना इस मेरी बात पे, और डियर जैसे ही वोकैब खत्म हो आप भी लिख के करना। क्लियर है ना, लिख के करना, जितना लिखोगे उतना चीज बेहतर याद होगी। क्लियर है? देखो कैटेकिज्म में मैंने बोला नाउन होता है, नाउन की तरह यूज होता है, और ये होता क्या, एक समरी होती है जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन लिखे रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्लियर हो गया? अब इसको और बेहतर करने के लिए, क्योंकि टेक्निकल है, तो आज मैंने आपके लिए कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश की है। अभी मैं आपके सामने एक इमेज लगवा रहा हूं जो इससे ही रिलेटेड इमेज है, उस इमेज से इस वर्ड को देखने की कोशिश करो। एक काम करो, इमेज आप लगाओ, और इमेज एक काम करो, मुझे रहने तो पूरी स्क्रीन पे लगा दो, ताकि इनको इमेज ही दिखाई दे बच्चों को। बेटा आपके सामने एक इमेज आ रही है कैटेकिज्म से रिलेटेड, उस इमेज को देखो, आप समझ पाओगे मेरी बात। लगाओ इमेज।
देखी इमेज, देखी, समझ आया। सो कैटेकिज्म अपने आप में क्या हो गया, समरी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। इमेज से आपको समझ आया। उस इमेज में मैंने एक बुक लिखवाई थी, ठीक है, उस बुक को लिए बोल दो या समरी के लिए बोल दो, उसी को हम कैटेकिज्म बोल के चलते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ, इस आंसर का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस वर्ड का सिर्फ उसने क्या मैच करने की कोशिश की है, साउंड, ताकि बच्चा पजल हो सके। चलिए जी, बात करते हैं कैटेक्लिज्म। यहां से उठा देते हैं दूसरा वर्ड, पहले का मीनिंग हमें पता चल गया, अब दूसरा देखते हैं। अब देखो हमारी वोकैब भी तैयार हो रही है और साथ साथ हम अपना प्रैक्टिस भी साथ कर लेंगे और देख लेंगे कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। चलो जी, अब जानते हैं कैटेक्लिज्म। कैटेक्लिज्म क्या होता है, अब उस चीज को समझो। सबसे पहले इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल सेम है, ये भी एज अ नाउन ही होता है, ये भी एज अ नाउन ही होता है। कैटेक्लिज्म भी अपने आप में नाउन है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब होता है जब कोई ऐसा इवेंट, ऐसी घटना हो जाए जिसकी वजह से बहुत बड़ा लॉस हो, कोई भी ऐसा घटना हो जाना जिसकी वजह से बहुत बड़ा क्या हो, लॉस हो, बहुत बड़ा चेंज आ जाए। जैसे कहीं बॉम्ब फट गया, क्लियर है ना, जैसे कहीं बॉम्ब फट गया तो बहुत बड़ा क्या होगा, लॉस होगा। इसका मतलब अपने आप में सडन एंड वायलेंट क्या हो जाएगा, चेंज। इसका मीनिंग यही होता है। इसका मतलब भले ही हमारा आंसर आ गया, बट हमें बाकी भी वोकैब तैयार करनी है और चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। तो इसका मीनिंग आप कह सकते हो एन इवेंट दैट causes, अब देखो यहां से that causes some violent change, causes यहां लिख लेते हैं, causes sudden and violent changes। इसका मीनिंग हमारा कैटेक्लिज्म का यहां से तैयार हो जाएगा। सो यहां से मीनिंग तो आ गया, आंसर भी आ गया, बट यहां से सीखने को क्या मिला, एग्जामिनर आपके साथ क्या करने वाला है, साउंड मैच करती हुई क्वेश्चन में देगा। घबराना नहीं, आप टेक्निकल चीजों को सीखते हुए चलो, एग्जाम में ऑटोमेटिकली क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है जी, चलो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं भी आगे। बात करते हैं, एक काम करो, इसकी भी मैं आपको एक इमेज लगा के दिखवा देता हूं, उस इमेज से आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। इसकी भी एक इमेज आपको दी थी ना, वो लगा दो स्टूडेंट्स के लिए, पूरी स्क्रीन पे लगाना। इमेज आ रही है डियर, एक बार देखो। हटके इमेज हटके, देखिए इमेज देखिए। सो कैटेक्लिज्म अपने आप में क्या बन के चला, कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी घटना जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ जाए, जैसा आपने इस इमेज में देखा। आसान हुआ ये वर्ड। चलिए डियर, कोशिश करते हैं थर्ड वर्ड जानने की। अब हमारे पास है कैटालिसिस। अब देखते हैं कैटालिसिस में अपने आप में पढ़ने वाला क्या है। सबसे पहली बात, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल सेम है डियर, नाउन ही होता है ये भी, बट इसका मतलब क्या होता है, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है यार, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, ध्यान देना। ये साइंस से रिलेटेड वर्ड है। इसमें केमिकल चेंजेस आते हैं, जो कैटलिस्ट की वजह से केमिकल चेंजेस देखे जाते हैं। देखो मैं इसको इंपोर्टेंट मार्क कर रहा हूं, एग्जाम में पूछा भी जाता है। दूसरा बहुत टेक्निकल वर्ड है, समझने की कोशिश करना। कैटालिसिस अपने आप में कैटलिस्ट होता है, एक कैटलिस्ट होता है। देखो एक कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट अपने आप में एक ऐसा सोर्स होता है, एक ऐसा केमिकल होता है जिसको जब केमिकल रिएक्शन में डाला जाता है तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वो बढ़ा देता है। उसी प्रोसेस को कैटालिसिस बोला जाता है। कैटालिसिस का रिलेशन है कैटलिस्ट से। कैटलिस्ट अपने आप में आप कह सकते हो एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा केमिकल होता है जिसे केमिकल रिएक्शन में मिक्स करने से जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो बढ़ जाती है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैटालिसिस। अब ध्यान देना, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मैंने बोला द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, बेटा ध्यान दो, टेक्निकल है, कमेंट बाजी बिल्कुल छोड़ दो, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक प्रोसेस जिसमें आप एक केमिकल रिएक्शन बनाने की कोशिश करते हो, उसी को तो बोला। बट मैंने एक शब्द यूज किया था बाय यूजिंग अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है वो भी मैंने बताया, बाय यूजिंग अ कैटलिस्ट।
अब आया कि सर ये कैटलिस्ट क्या होता है। मैंने बोला कैटलिस्ट एक केमिकल है जिससे केमिकल रिएक्शन में डालने से जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है वो रेट इंप्रूव हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसी प्रोसेस, उसी केमिकल रिएक्शन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैटलिज्म। सो कैटालिसिस मैं गलत बोल गया, कैटालिसिस। सो कैटालिसिस अपने आप में कैटलिस्ट का ही रोल यहां पर सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। क्लियर हो गया। सो वाइंड अप करता हूं इस वर्ड को, तो क्या समझ आया। कैटालिसिस अपने आप में एक प्रोसेस है केमिकल रिएक्शन की जिसमें यूज किया जाता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट अपने आप में एक ऐसा केमिकल है जो केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ जो रिएक्शन है उसको इंक्रीज कर देता है। क्लियर हो गया। आप इस चीज को कह सकते हो, और या आप यहां लिख भी सकते हो, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग अ कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए आप इसको यूज करते हो। सो बहुत टेक्निकल वर्ड है। अब एक काम करो, बच्चों के लिए एक इमेज लगा दो जो मैंने इसकी आपको दी थी। ये इमेज आ रही है और इसको थोड़ी देर मैं रखूंगा स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पे लगाओ, थोड़ी देर रखूंगा स्क्रीन पे, आराम से उसकी डेफिनेशन जो है आप डेफिनेशन पढ़ो अच्छे से, ताकि ये वर्ड बहुत ज्यादा दिल तक उतरे। बच्चे मैं बिल्कुल वो है ना हवा में बातें करके आगे नहीं बढ़ूंगा, जब तक दिल तक एक वर्ड नहीं उतरेगा ना, चाहे मुझे 10 बार रिपीट करना पड़े, मैं करूंगा और अच्छे से समझो। ठीक है, लगाओ स्क्रीन पे, लगाओ इमेज। देखी इमेज, देखी, समझ आया। तो ये हैं जो चीजें आपको संभालनी है। अब उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी और ये वर्ड आपके दिल तक उतर गया होगा। सो हमने कितने वर्ड पढ़ लिए, कैटेकिज्म देख लिया, कैटाक्लिज्म देख लिया, कैटालिसिस देख लिया। अब हमारे पास बचा है क्या, कैटाकॉम। जगह नहीं बची, ऊपर वाला हटा दूं, मैं इसको हटा देता हूं। तो पहले का स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट नहीं लिया गया होगा, शायद मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं। आप जब वीडियो ये सेव रहने वाली है बाद में कॉपी कर लेना। अब हमारे पास बचा है कैटाकॉम। अब सर कैटाकॉम क्या है भाई साहब, सेम नाउन की तरह ही यूज किया जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो। इसका मतलब है एक सीरीज होती है। सीरीज किस चीज की, जहां बॉडीज को दफनाया जाता है। जो दफनाने के लिए हम रूम, वो स्पेस बनाते हैं ना, जगह बनाते हैं उनके लिए, खाली जगह दफनाने के लिए, वो एक सीरीज में ऐसे जब होते हैं उन्हीं को बोला जाता है कैटाकॉम। जो पास्ट में, ये रिलेट करता है पास्ट से, जो पास्ट में, पास्ट टाइम में जगह बनाई जाती थी, ठीक है, क्या रखने के लिए, वहाँ मुर्दे रखने के लिए, डेड बॉडीज रखने के लिए, उसी को हम बोलते हैं कैटाकॉम। सो कैटाकॉम का मतलब अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो मैंने बोला a series of underground rooms, a series of underground rooms। मेरे साथ साथ प्लीज बोलते हुए चलना भाई। underground rooms where bodies were kept कह सकते हो या were buried कह सकते हो, जिन्हें दफना दिया जाता था बॉडीज को। और ज्यादातर, अब नहीं, मतलब ये रिलेट करता है इन द पास्ट टाइम से, इसे ज्यादातर हम रिलेट करके चलते हैं, उसको हम कैटाकॉम बोलते हैं। इस तरीके की सिनेरियो है, बट ये भी टेक्निकल वर्ड है। इसको भी समझने के लिए मैं आपके लिए एक इमेज लगवा देता हूं डियर। उस इमेज को देखो, तुरंत सारी बातें समझ आएंगी। लगाओ बच्चों के लिए इमेज। देखिए इमेज, समझ आई चीजें, यही कहने की मैं कोशिश कर रहा था। सो आपको चारों वर्ड का मीनिंग पता चला। अब मीनिंग तो मैं इनको वैसे भी करा देता, बट हमने चारों को रिलेट किया तो हमने पाया इसका आंसर, तो अपने आप में हमारे पास क्या हो गया, कैटाक्लिज्म, हमारे पास इसका आंसर आ गया। बट डियर, हमें यहां से ये भी पता चल गया कि जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जामिनर पूछेगा तो वो कैसे पूछेगा, वो ऑप्शंस की साउंड एक दूसरे से मैच करने की कोशिश करेगा, जिससे अलग अलग जगह से वो वर्ड उठाएगा जो साउंड में सेम टाइप का साउंड कर रहे हो और उनको लिख देगा, ताकि जो रट्टा मार के एग्जाम में स्टूडेंट जाएगा वो फंसे। बाकी जो वोकैब को समझ के जाएगा डियर, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको तो 100% स्कोर करना ही करना है। क्लियर हो गया। सो आप बेफिक्र रहें। आसान हुआ ये क्वेश्चन। एक काम करो, मैं साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट कॉपी मत करना, स्क्रीनशॉट लो। इतना टाइम काफी है मेरे भाई। चलो अब हटाते हैं, बातचीत करते हैं आगे।
डन है? देखो अब मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं जिससे हमारा वे सेम रहेगा। हम वो कैब तो तैयार करेंगे ही करेंगे, साथ साथ थोड़ा सा एग्जाम का व्यू देख लेंगे। उससे होगा क्या, जब आप कोई भी मॉक टेस्ट दोगे या कोई एग्जाम देने जाओगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो मेरे भाई, और बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो भाई साहब समझ आ रहा है तो हैंड रेज करो फटाफट। चलो चलो एक्टिव हो जाओ, एक्टिव एक्टिव एक्टिव, फटाफट से हैंड रेज करो। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये हुई ना बात, ये जोश चाहिए होता है ना, हाउ इज द जोश। परफेक्ट है। चलिए जी, अब बातचीत करते हैं एक और क्वेश्चन की और उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो पहला क्वेश्चन था मैंने उसमें यह बताया आपको डियर, बस बस बस, जो पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको यह बताया कि एग्जामिनर कोशिश करेगा साउंड मैच करने की, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में मैं आपको यह कराने वाला हूं, एग्जामिनर ऐसे वर्ड देगा जिनका मीनिंग थोड़ा थोड़ा रिलेट करता जाएगा और आप पजल हो जाते हो, यार इसका मीनिंग भी मुझे सेम सेम नजर आ रहा है और इसका मीनिंग भी मुझे सेम सेम नजर आ रहा है। अब मैं ऐसा क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया वन वर्ड का, उसने बोला टू रिमूव ऑल ऑब्जेक्शनेबल मैटर, सारे जो ऑब्जेक्शनेबल मैटर हैं जिन पे ऑब्जेक्शन हो सकता है उनको हटाना। अब आपको इस फ्रेज को सब्स्टिट्यूट करना है, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट बाय यूजिंग एनी वर्ड टू सब्स्टिट्यूट दिस पर्टिकुलर फ्रेज। आपको इस पर्टिकुलर फ्रेज को सब्स्टिट्यूट करने के लिए एक वर्ड ऐसा चुनना है ऑप्शंस में से। अब उसने पहला ऑप्शन दिया डियर एडिट, सेकंड ऑप्शन दिया फोटोशॉप, थर्ड ऑप्शन दिया, मैं इसको पढ़ नहीं रहा, चलो पढ़ देता हूं, सेंश्योर, जानबूझ के नहीं पढ़ रहा था, अभी रिलेट करेगा ये, और फोर्थ आपके लिए दिया एक्सपर्गेट। ठीक है जी, ये चार ऑप्शन आपके पास है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करो एक बार, फटाफट आप कमेंट कर सकते हो, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या है। और अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं एग्जामिनर यहां क्या करना चाहता है। पहले आप अपना आंसर करें, क्या आपको क्या लग रहा है आंसर क्या होगा। आम दो जी, आंसर आम दो, फटाफट आंसर आम दो, बाकी कमेंट छोड़ो नहीं, फटाफट आंसर आम दो। वेरी गुड, ठीक है जी। चलो अब मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा और किस वे से आएगा। कुछ का सही है, देखो जी, बट कई बार बच्चों का आंसर भी सही होता है, उन्हें पता भी नहीं होती क्यों सही है, बस पढ़ा होता है। कई तो ना क्वेश्चन रट लेते हैं प्रीवियस ईयर के, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर, क्लियर है। देखो डियर, टू रिमूव ऑल ऑब्जेक्शनेबल मैटर, अब इसको हम क्या करते हैं। अब देखो एडिट, फोटोशॉप, सेंश्योर, एक्सपर्गेट, चारों के मीनिंग को एक बार देखते हैं क्या क्या मीनिंग है और फिर बताता हूं ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछने की एग्जामिनर ने कोशिश की थी। अगर मैं पहला देखूं, एडिट अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब ही होती है, नो डाउट, ठीक है। बट जब आप एडिट को यूज करते हैं तो एडिट करने का मतलब क्या होता है भाई, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, आपने ऐड कर दिया। अरे कुछ गलत हो गया तो उसको हटा के आपने ठीक कर दिया। अरे आपका मन था कुछ मॉडिफाई करने का, आपने कुछ मॉडिफाई कर दिया। तो सारी चीजें ये एडिट में ही आ जाती हैं। मतलब अगर आपको कुछ करेक्ट करना है तो जी आप कुछ करेक्ट कर लो, अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है तो आप कुछ मॉडिफाई कर लो, अगर आपको कुछ एडिशन करनी है तो आप कुछ एडिशन कर लो। की फर्क पैदा है जी, क्लियर हो गया। चलो, बट अगर मैं बात करता हूं फिर सेकंड की, जो हमने लिखा हुआ है जी फोटोशॉप, सर इसका क्या मतलब भाई साहब, फोटोशॉप भी अपने आप में वर्ब की तरह ही ट्रीट किया जाता है। ध्यान रखना डियर, ये भी क्लॉज टेस्ट में वर्ड पूछा हुआ है। फोटोशॉप रिलेट किससे करेगा, फोटो से ही करेगा, उसके अलावा नहीं। फोटोशॉप आप कह सकते हो, जैसे फोटोशॉप सॉफ्टवेयर भी देखते हो ना, जिसमें फोटो क्या की जाती है, एडिट की जाती है, ये इसी टर्म में यूज हो जाएगा। बट ये रिलेट करेगा किससे, फोटो। देखो ये एडिट नॉर्मल था, आप किसी भी डेटा में एडिट कर दो, ठीक है। ये इस फोटो से अगर पर्टिकुलर रिलेट करेगा ना, फिर एडिट नहीं, फिर फोटोशॉप आप वर्ब यूज करो, ठीक है। जैसे ये इन पिक्चर्स को फोटोशॉप किया गया है, इन पिक्चर्स को फोटोशॉप किया गया है। सो आप बोलोगे दीज पिक्चर्स, आप भी कोशिश करो बनाने की, इन पिक्चर्स को फोटोशॉप किया गया है। क्या बनाओगे, दीज पिक्चर्स हैव बीन, पैसिव वॉइस बनेगा ना, हैव बीन फोटोशॉप्ड
इन पिक्चर्स को फोटोशॉप किया गया है, मतलब फोटोज में चेंजेस किए गए हैं अच्छा बनाने के लिए। उन चीज़ों में ये आप चीज़ें यूज़ करते हो। देखते हो ना आप लोग भी, भाई साहब आपके भी आधार कार्ड की फ़ोटो और फेसबुक की फ़ोटो मैच नहीं हो रही है छोरे। आधार कार्ड वाली डरावनी है और फिर तुमने फोटोशॉप किया तो क्या बन गई, फेसबुक। क्लियर है? चलिए बेटा मजाक कर रहा हूँ, बातचीत करते हैं आगे। तो किस किस की आधार कार्ड की मैच नहीं कर रही है। अच्छा एक काम और होता है यार, जो आधार कार्ड पे जो फोटो आती है, हमारे आधार पे जो फोटो है वो बड़ी खतरनाक है। किस किस की है, कईयों की तो ठीक है, कई बार खतरनाक है। जरा उठाना हाथ मेरे भाई, किस किस की खतरनाक आई हुई है। उसको देखकर ना हमें खुद ही नहीं लगता हाँ मैं यही हूँ यार, डरावना बंदा लग रहा होता है वो। चलो जी, चलो मजाक मस्ती बंद, वापस आते हैं। तो एडिट और फोटोशॉप में मीनिंग समझ आ गया। फिर मैं बात करता हूं डियर, देखो उसने क्या चाल खेली। चाल मैं बताता हूं और इस चाल के लिए मुझे इस वर्ड को समझना होगा, ठीक है। उसने थर्ड वर्ड दिया अपने आप में, सेंश्योर, ठीक है। ये भी अपने आप में एक वर्ब है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डियर किसी भी चीज को डिसअप्रूव कर देना। आप कह सकते हो एक्सप्रेस डिसअप्रूवल, किसी भी चीज को डिसअप्रूव कर देना, इसलिए मैंने बोला एक्सप्रेस डिसअप्रूवल। चाहे वो डिसअप्रूवल किसी का भी हो, डिसअप्रूवल ऑफ समबडी और समथिंग, मतलब पर्सन या थिंग्स, किसी भी चीज, कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए आपने, ठीक है, मना किया है, उसके लिए भी यूज किया जा सकता है। सो सेंश्योर का मतलब है एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समबडी और समथिंग, किसी भी चीज का आपने मना कर दिया, नकार दिया, उसके लिए आप सेंश्योर यूज करते हो। क्लियर हो गया? क्या इसका मीनिंग उससे रिलेट करेगा? अब वही चीज यहां आपको समझनी है, तभी तो उसने वर्ड दिया। इसके वर्ड के दो रीजन है। कई बार तो बच्चे को लगता है हाँ ये भी मैच हो रहा है, क्यों? क्योंकि बेटे वो इतना ही रख के छोड़ देते हैं, चीजों को समझते नहीं है। ध्यान से सुनो, सेंश्योर किसको किया जाता है, ध्यान देना। किसी कंपनी में कोई इंस्पेक्टर ने विजिट की, देखो अब आप इंस्पेक्टर बनोगे, आप किसी कंपनी में विजिट करोगे, आपको लगा कि कुछ लोचाई उल्फत है, आपने किसी चीज के लिए उनको मना कर दिया। इस तरीके से जो प्रोसेस होती है उसको किया जाता है सेंश्योर। चलो एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान देना। मैंने बोला द कंपनी वॉज censured by the inspectors। जो इंस्पेक्टर्स थे उन्होंने उस कंपनी को क्या कर दिया, सेंश्योर्ड कर दिया। इसका मतलब किसी ना किसी चीज के लिए उनको क्या कर दिया, मना कर दिया, डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग वहां हुआ होगा, उसके लिए आपने यूज किया है ये चीज। ये होता है यहां पर चीजें, ठीक है, जिसका मतलब होता है सेंश्योर करना, डिसअप्रूवल करना, किसी चीज को डिसअप्रूव करना। अब बात करते हैं फोर्थ की, फिर मैं समझाता हूं डियर दोनों आपस में रिलेट कैसे किए और कैसे एग्जामिनर इनको देने की कोशिश कर रहा है। देखो, टू रिमूव ऑल ऑब्जेक्शनेबल मैटर, यहां वो मैटर नहीं हटाए गए हैं जिन पे ऑब्जेक्शन हो सकता है, नहीं। यहां किसी चीज को गलत पाया, आपने बोला कि काम करो भाई ये चीज आप नहीं कर सकते, डिसअप्रूव कर दिया आपने, ये चीज है। यहां इसका और इसके मीनिंग में देख रहे हो कितना फर्क है। इसलिए मैं कहता हूं बच्चे, यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज द पर्टिकुलर वर्ड इन एनी सेंटेंस और इन एनी सिचुएशन। यू हैव टू लर्न फॉर इट। आपको इस चीज के लिए जानना होगा, आपको जानना होगा कौन सा वर्ड किस सेंटेंस में, किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में यूज किया जाता है, खाली मीनिंग नहीं रटना है। सो सेंश्योर का एग्जैक्टली मीनिंग समझ आया। दूसरा देखो सर, एक्सपर्गेट क्या होता है? अब देखो मैं एक्सपर्गेट क्या होता है, ध्यान देना। एक्सपर्गेट क्या होता है? सपोज करो कोई मूवी है या कोई बुक है, जब छोटे बच्चों के लिए कोई बुक बनती है ना, चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए जब कोई बच्चे बुक बनती है, उस बुक का चैप्टर रीड किया जाता है, कहीं इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसपे ऑब्जेक्शन उठ सकता है, जो बच्चों पर गलत इफेक्ट डाल सकती है, उसको हटा देते हैं, काम करते हैं, यार ये चीज पे ना ऑब्जेक्शन हो सकता है, हटाओ। तभी तो आप मूवीज में देखते हो ना, मूवीज में होता है यार इस सीन पर, इस पर्टिकुलर मोमेंट पर ऑब्जेक्शन हो सकता है, इसको हटाओ मूवी से। इस तरीके से चीजों को काट छाट करना, हटा देना, उसको बोलते हैं एक्सपर्गेट करना। अब डियर ये भी एज अ वर्ब ही यूज की जाती है। सो सर इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चे? इसका मीनिंग ही तो हुआ टू रिमूव ऑब्जेक्शनेबल मैटर, किसी भी चीज को, मैटर को जिस पर ऑब्जेक्शन हो सकता है उसको हटाओ, उसका मीनिंग है एक्सपर्गेट। ये मीनिंग यहां रिलेट करेगा। और ये मीनिंग क्या था बच्चे? किसी भी चीज को डिसअप्रूव करना, डिसअप्रूवल ऑफ समबडी या समथिंग। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। और बच्चा क्या करता है, यहां भी किसी चीज को हटा रहे हैं, यहां भी किसी चीज को हटा रहे हैं। कर लो मेरे बच्चे, हिंदी वालों सुन लो, तुम ध्यान से सुन लो, तुम हिंदी देते हो, हटाना हटाना,
यहां भी काटना काटना, काट छाट, फंसोगे बुरे तरीके से मेरे बच्चे। इसलिए मैं कहता हूं वर्ड की एक्सप्लेनेशन पे फोकस किया करो। जब हिंदी में लिखो तो एक्सप्लेनेशन ही लिखा करो, ठीक है ना। सेंश्योर की एक्सप्लेनेशन ही लिखो और एक्सपर्गेट की एक्सप्लेनेशन ही लिखो। किसी भी ऑब्जेक्शनेबल जिस पर विवाद हो सकता है उस चीज को हटा देना, उसको बोलते हैं एक्सपर्गेट। इस तरीके से मीनिंग लिखा करो अगर आपको हिंदी में लिखना है। सो किसी भी वर्ड का मीनिंग मैं बाइलिंगुअल ही बोलता हूं, जैसे मैं बोलता हूं वैसे लिखो। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना बेटा आपको ऑब्जेक्शनेबल का मीनिंग ही नहीं बताओ। इतना तो कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसका इतना बेसिक तैयार ना हो इंग्लिश का, इम्पॉसिबल है। ग्रेजुएशन में हो या 12th कर चुके हो आप, इतने बड़े बच्चे तो बन चुके हो। चलो आगे समझो। सो सर एक्सपर्गेट का देखो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक्सपर्गेट का देखो, मैंने भी लिया था ना बच्चों के लिए। सो मैंने सपोज करो एग्जांपल बनाया, द बुक वॉज एक्सपर्गेटेड, ठीक है, टू मेक इट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, ताकि वो बच्चों के लिए सुटेबल बन सके। उस बुक को क्या कर दिया गया मेरे बच्चे, उस बुक को हमने कर दिया एक्सपर्गेट कर दिया, ताकि वो बच्चों के लिए अपने आप में सुटेबल बन सके। उसके लिए हमने इसको एक्सपर्गेट कर दिया। क्लियर है जी, आसान हुई बात। सो एक्सपर्गेट इस तरीके से यूज किया जाता है एज अ वर्ब। आप उसको दिमाग में रखो किस तरीके से। और देखो बेटा इसका भी यूज बिल्कुल अलग है, दोनों वर्ड बिल्कुल मैच नहीं किए। बच्चा परेशान, सर मैचो मैचो हो रहा है हमारा। अरे कैसे मैचो मैचो हो रहा है, खाली हिंदी देख लेता है तो। पहली बात। दूसरी बात एक और ध्यान से रखना, एक एक्सपर्गेट का एक सिनोनिम होता है, और वो पता है क्या होता है, ध्यान देना बच्चे। यहां लिख देता हूं या यहां ही लिखता हूं। एक्सपर्गेट का एक सिनोनिम होता है, पता है क्या, सेंसर। देखिए एग्जामिनर की चाल, सेंसर करना भी सेम है, एक्सपर्गेट करना भी सेम है। अब सर ये भी तो है बेटा, स्पेलिंग देखो, सेंसर सेंश्योर, देखो श्योर श्योर, सेंश्योर सेंसर, सेंसर सेंश्योर, सेंश्योर सेंसर। दिमाग देखा, ये था एग्जामिनर जो यहां चाल खेलना चाह रहा था एग्जाम में। इसलिए बच्चे याद रखना, एग्जामिनर कई बार स्पेलिंग पे खेलेगा और बच्चा देखेगा अरे सेंसर बोर्ड भी तो होता है, सेंसर बोर्ड भी तो यही काम करता है। बेटा वो सेंसर होता है, सेंसर, सेंश्योर नहीं। अब इस क्वेश्चन से क्या सीखा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जब एग्जामिनर आपके एग्जाम में देता है तो वो पहले क्वेश्चन में मैंने क्या कराया, साउंड मैच कर सकता है। दूसरे में देखा कि बच्चे जो साउंड है वो बहुत मैच कर सकती है, जरा सा डिफरेंस स्पेलिंग में भी और जरा सा डिफरेंस साउंड में भी पूरे मीनिंग को चेंज कर जाएगा। और अब एग्जाम में क्या होता है, हम थोड़ा सा पजल होते हैं, थोड़ा सा प्रेशर में होते हैं, और अंडर प्रेशर हम क्या कर जाते हैं, अरे सेंसर, हाँ यही तो था। फिर बच्चा करता रहे यार सेंसर एक्सपर्गेट दोनों का सही मतलब था, मैंने तो सिनोनिम पढ़ रखे हैं। मैंने लो बेटा देख फर्क था। बट अगर आप लायक बच्चे हो तो आप इन चीजों को पहले ही सीख के एग्जाम में जाओगे, आपका पजल होने का और कंफ्यूज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। समझ पाए मेरे बच्चे। सो करो जरा इस क्वेश्चन को एक बार, स्क्रीनशॉट लो इसका, बस कॉपी मत करना रे मेरे बच्चे, सिर्फ स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो। और चलिए इतना टाइम काफ़ी है मेरे भाई, हो गया स्क्रीनशॉट। सॉरी। तो इस सेशन में मेरा मतलब कहने का यही था डियर कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आप टैकल कैसे करोगे, वर्ड्स के मीनिंग कैसे जानोगे, और एग्जामिनर क्या क्या आपके साथ चाल खेल सकता है। सो इससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा कि हमें एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन फेस करने पड़ सकते हैं और हमें उन्हें कैसे टैकल करना है। क्लियर है। आज थोड़ा गला मेरा ठीक नहीं है, इसलिए सेशन को थोड़ा सा छोटा रख रहे हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। तो यहां तक इन चीजों को सीखना। अगले सेशन में मिलते हैं, कल मुलाकात करेंगे आपसे। आज शनिवार है और शनिवार राती तेनों नींद नहीं आती, इसलिए हमने सोचा आज वो कैब कर ली जाए। ठीक है जी। अब कल करेंगे, संडे है कल गल्ला करते हैं। अभी तो 12 नहीं बजे, इसलिए संडे नहीं हुआ, बस थोड़ी देर में संडे हमारा आधे पौने घंटे में चालू हो जाएगा। बातचीत करते हैं यहाँ की। अब आगे क्या है डियर, कल संडे को रखें क्लास नहीं रखें, बताओ जी, कल शाम को रख लें? वाह जी वाह,
देखो ये होता है लायक बच्चा। ठीक है डियर, तो कल संडे को सेम मिलते हैं 9:30 के आसपास। तब तक आप इसको पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। वोकैब के सेशन बहुत सारे हो चुके हैं, प्लीज ये 31 है आई थिंक, ठीक है ना, 31 सेशन है, 30 ऑलरेडी हो चुके हैं। सारे सेशंस को देखो, प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, रजिस्टर मेंटेन करते हुए चलो। क्लियर है डियर? और सोना नहीं है, याद रखना, आपका कोई वीकेंड नहीं है, आपको कोई इंजॉय नहीं करना। पबजी वबजी भाड़ में गया, सारे गेम भाड़ में गए, आपको पूरी रात डियर पढ़ना है। इसलिए आपका गुरु रात को लाइव आता है जान पूछ के सिर्फ आपके लिए, ताकि मैं रात को जब 10 बजे के आसपास तुमसे मिल लूंगा, ठीक है। और टाइम में डियर फिक्स नहीं है, 9:30 से 10:30 के बीच में मैं लाइव आ जाता हूं। क्लियर हो गया ना? सो याद है, दिमाग में ये रखो कि रात को मैं इसलिए आता हूं लाइव, जब मैं रात को आपसे मिल लूंगा, थोड़ा सा डोज देके चला जाऊंगा, तो आप रात को काफी देर तक पढ़ लोगे। यही मेरा एम है। क्लियर हो गया? चलिए मुलाकात करते हैं कल संडे को। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान आप सबको सुरक्षित रखे, आपका परिवार और आपकी ये स्माइल हमेशा बरकरार रहे। जय हिंद।